लेक्चर नंबर है हमारा बेटा 37। लेक्चर 37। ठीक है। सीएमए का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है? बताएं ज़रा, किन किन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर लिया हुआ है जो मैंने सैटरडे को रिकॉर्ड किया था? किन स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर पढ़ लिया है? अच्छा, उसमें किसी किस्म का कोई भी इशू आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना आईडी यूज़ करें नाम की जगह, ताकि आपकी अटेंडेंस भी लग जाए। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन एक करवाया था और एक क्वेश्चन नंबर 3 की प्रॉब्लम डिस्कस की थी। अच्छा, तो पुराने किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, पुराने किसी क्वेश्चन में जो होमवर्क में दिए थे, आपका कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला मसाइल हो जो आप पूछना चाह रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का 2, क्वेश्चन नंबर 4 का ओवरहेड्स वाला पॉइंट। अच्छा, ये तो नहीं था लास्ट टाइम, ये आज ऐड हो गया है? लास्ट टाइम तो इसका सिर्फ पॉइंट 2 था, आज बढ़ गए हैं पॉइंट्स। चलो मैं ज़रा सवाल ओपन कर लेता हूँ, फिर आप पूछ लें जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 2। यार इसमें क्या मसला है, ये तो सिंपल है। जिनको मसला है, माइक ऑन कर रहा हूँ वो बताएं जनाब। मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, आपने बताना है। जिनको क्वेश्चन 4 के पॉइंट 2 में मसला है वो स्टूडेंट माइक ऑन करें। जिनको इशू है बेटा, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, इसमें क्या मसला है, ताकि फिर मेरे लिए बताना आसान हो जाए। जी बेटा। सेमी स्किल्ड वर्कर। सेमी स्किल्ड वाला? अच्छा, आप पहले सिचुएशन एक्सप्लेन करें, सिचुएशन क्या कहती है, सिचुएशन एक्सप्लेन करो ज़रा बेटा। सिचुएशन जो बताएगी है वो एक्सप्लेन करें। ये कह रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं कि सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो हम उन्हें फुल रेट पे कर रहे हैं, और वो काम अगर कर रहे हैं अनस्किल्ड वर्कर्स का। कर और नहीं अगर रहे, हम उनको नहीं 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 नहीं, कर नहीं रहे। हाँ ठीक है, चलो कर रहे हैं, ठीक है। और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को अगर हम दोबारा ट्रांसफर करते हैं अपने उनका काम पे, तो हमें फिर अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा कहाँ से हायर करना पड़ेगा? मार्केट से। मार्केट से? तो आप सेमी स्किल्ड को वापस क्यों लेके आ रहे हैं अपने काम पे? ऑर्डर की वजह से, उनका अपने काम की वजह से। हाँ, तो फिर जब आप स्पेशल ऑर्डर की वजह से उनको वापस ला रहे हैं, तो उनको तो पहले ही पूरे पैसे दे रहे हैं सेमी स्किल्ड वालों को, उनकी अपनी कॉस्ट तो रेलेवेंट ही नहीं है। ठीक है। हाँ। ठीक है, उनको तो पहले ही पूरा पैसे दे रहे हैं। जी ये सर। देखो ना, सेमी स्किल्ड वर्कर, नजर आ रही है स्क्रीन के नहीं? अच्छा सॉरी, स्क्रीन नजर नहीं आ रही, सॉरी सॉरी। ये देखो, ये तो सिचुएशन मैंने करवाई हुई है क्लास में। देखो, सेमी स्किल्ड वर्कर है, ये स्पेयर है, स्पेयर थे शायद, फुल रेट पे किया जा रहा है, और ये किसी और की जगह किसका काम कर रहे हैं? अनस्किल्ड वर्कर वाला काम कर रहे हैं। ठीक है,
क्यों अनस्किल्ड वाला काम कर रहे हैं? क्योंकि ये फारिग हैं। वो कहता है जब ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आता है तो इन्हें कहा जाता है भाईजान आपने अपना काम करना है, आपने उधर नहीं जाना, ये काम करना है। तो मुझे बताएं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंपनी ने एक्स्ट्रा कितने पैसे देगी बताओ सेमी स्किल्ड वर्कर को? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की एक्स्ट्रा वजह से चार्जेस नहीं, कंपनी इनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगी। देंगे। हाँ, इसका मतलब है कंपनी सेमी स्किल्ड वर्कर को अगर यूज करेगी कॉन्ट्रैक्ट पे तो उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगी। लेकिन इनके यहाँ आने की वजह से वो जो जगह खाली हुई है वो कहता है वहां पे नए बंदे अनस्किल्ड हायर करने पड़ेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, अदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अदर काम के लिए। अब वो जो बंदे हायर करने पड़ेंगे उनकी जो अनस्किल्ड वाली कॉस्ट है वो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं जा पा रहे, तो वो हायरिंग कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर फॉर अदर वर्क, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो नीचे दिए हुए अनस्किल्ड वो लगा है। सेमी स्किल्ड के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने की वजह से अदर काम पे जो नए बंदे रखने पड़ेंगे ये कॉस्ट रेलेवेंट होगी। अब अनस्किल्ड का रेट नहीं बताया वो मैं नीचे से चुरा लेता हूँ। अनस्किल्ड का रेट अगर 15-16 रुपए चल रहा है, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी लाएंगे तो 15-16 पे लाएंगे, अदर काम के लिए भी लाते हैं तो 15 रुपए और 16 रुपए पे लाएंगे। पहले 6 माह में 15 रुपए है, अगले 6 माह में 16 रुपए है। सिंपल। अनस्किल्ड बाजार से जब भी आता है इस रेट पे आता है। इनका अपना रेट रेलेवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनको तो पहले ही फुल रेट पे कर रहे हैं। बात समझ आ गई है? यस सर। सेमी स्किल्ड को स्पेयर होने की वजह से और पूरे पैसे मिलने की वजह से उनको कोई पैसे हम नहीं दे रहे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के। लेकिन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी और काम पे आपको नए बंदे रखने पड़े, उन अदर काम के लिए जो नए अनस्किल्ड वर्कर रखने पड़े उसकी कॉस्ट रेलेवेंट है। तो ये जो अदर वर्कर आ रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं आ रहे, अदर काम के लिए आ रहे हैं। अदर काम पता नहीं कौन सा काम है, मुझे क्या पता, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बाकी ये वाले जो अनस्किल्ड लेबर हैं ये अदर के लिए नहीं आ रहे, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर हो रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस कंपनी में अनस्किल्ड वर्कर दो दफा हायर हो रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए और एक सेमी स्किल्ड के काम ना करने की वजह से वो अदर काम पे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कहीं और भी अनस्किल्ड वर्कर हायर करने पड़े हैं। तो आपको अनस्किल्ड वर्कर दो दफा हायर करने पड़े हैं। जी, और कोई मसला इसमें? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का कोई और पॉइंट हो? ओ, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका ओवरहेड वाला पॉइंट तो सिंपल है, इसमें से एलोकेटेड एब्जॉर्ब ये वो ओवरहेड का 18 रुपए का रेट दिया हुआ है। अगर इस सवाल में ओवरहेड्स का किसी का मसला है तो आपको 18 रुपए पर आवर का OAR दिया है। पर आवर पता नहीं अब स्किल्ड आवर है ये क्या लिखा हुआ था, पर स्किल्ड आवर। तो इसमें फिक्स और वेरिएबल अलहदा कर लो। फिक्स्ड वाला OAR तो कभी रेलेवेंट नहीं होता, कल परसों के लेक्चर में मैंने बताया सैटरडे के। वेरिएबल वाला रेलेवेंट होता है। फिक्स वाला कितना था OAR? 13 रुपए स्किल्ड के, और ये 5 रुपए पर आवर था। ये रेलेवेंट नहीं होता, ये हमेशा रेलेवेंट है, ये भी वैसे रेलेवेंट नहीं है। तो 5 रुपए पर आवर रेलेवेंट है। आवर कैसे लेने हैं? स्किल्ड के घंटे ऊपर दिए हुए हैं, 1350 घंटे और 1276, उससे जरब दे देंगे। अच्छा, एक और बात इसी क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन का जिक्र किया हुआ है। अनस्किल्ड के घंटे कौन से लेंगे? नीचे वाले 1200, 25 और 1400। अच्छा, अगर बेटा सुन लें, अगर आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग का टेबल बनाया है, माइक ऑन करके सवाल पूछो भाई, जबानी कलामी मैसेज पे जवाब नहीं दे रहा, अभी मैंने माइक ऑन कर दिए हैं। जी बेटा उबैद, आप माइक ऑन करके सवाल पूछें बेटा। तो ये जो अनस्किल्ड लेबर है
ये जो पॉइंट नंबर जो थर्ड आपने भी बताया कि जो हमारी डाइवर्जन कॉस्ट हायरिंग कॉस्ट आएगी, उसमें इसमें जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स के आवर्स हैं उससे मल्टीप्लाई किया हुआ अनस्किल्ड आवर्स का रेट। हाँ जी। अब तो ये जो सर, क्वेश्चन है इसमें, हाँ मैं बता देता हूँ आपके सवाल का जवाब। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मांगी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या सेल प्राइस मांगी हुई है रेलेवेंट कॉस्टिंग की मदद से। तो अब आप इसमें रेलेवेंट कॉस्ट में क्या क्या लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा, बस बता रहा हूँ। मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट लिखेंगे सबसे पहले, जो भी होंगे। किस किस मटेरियल की? 071 की, 076 की, 079 की। और ये मटेरियल की सारी रेलेवेंट कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। अच्छा जी, आगे 085 की। इसके बाद लेबर कॉस्ट लिखेंगे, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट लिखेंगे। जब लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट लिखेंगे तो उसमें पहले लिखेंगे स्किल्ड लेबर की। तो स्किल्ड लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट के लिए घंटे दिए हुए हैं और रेट दिया हुआ है। जी, उसने कहा है पहले 6 माह में लेबर की शॉर्टेज है और पहले 6 माह में किसी और काम से ट्रांसफर करके लाएंगे। तो पहले 6 माह में जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 7.5 रुपये पर आवर था। तो उसके अंदर जो वेजेस लेस की हुई थी वो ऐड बैक कर दें, 25 रुपये पर आवर। तो 32.5 रुपये पर आवर इंटू पहले 6 माह के घंटे स्किल्ड लेबर के। ये होना था पहले 6 माह की रेलेवेंट कॉस्ट। अगले 6 माह में उसने कहा हायरिंग हो सकती है बाजार से, तो 28.75 पर आवर इंटू जितने घंटे हैं, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन जमा बेसिक रेट करके ये पूरा डेबिट का रेट बनेगा। रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन ये होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है। जब आप स्किल्ड के बाद आएंगे तो सेमी स्किल्ड के को यूज करना है आपने। सेमी स्किल्ड की रेलेवेंट कॉस्ट लिखनी है। हमने सेमी स्किल्ड को यूज करना है कितने घंटों के लिए? 1400 घंटों के लिए। फिर कितने घंटों के लिए सेमी स्किल्ड को यूज करना है? 1225 सेमी स्किल्ड के जो लेबर आवर है। रेट इनका अपना रेलेवेंट नहीं है। अपना रेलेवेंट क्यों नहीं है रेट? अपना रेट रेलेवेंट क्यों नहीं है? अपना रेलेवेंट रेट नहीं है इसलिए क्योंकि इनकी स्पेयर कैपेसिटी थी और इनको पहले ही फुल रेट दिया जा रहा है, तो इनका अपना रेट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये घंटे रेलेवेंट है। इतने घंटे के लिए जब ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, इतने घंटों के लिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, तो न्यू अनस्किल्ड की हायरिंग वाला रेट रेलेवेंट होगा। न्यू अनस्किल्ड की हायरिंग वाला रेट रेलेवेंट होगा। अदर काम के लिए जो नए बंदे आ रहे हैं वो कितने रेट पे आने हैं? अनस्किल्ड का जो रेट है वो 15 और 16 है। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये 15 और 16 के रेट पे बंदे हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर किए हैं, तो आप गलत हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर नहीं किए गए, कहीं और काम कराने के लिए हायर किए गए हैं, सेमी स्किल्ड को इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करने की वजह से। सेमी स्किल्ड को हमने कॉन्ट्रैक्ट पे यूज किया, सेमी स्किल्ड को हमने कॉन्ट्रैक्ट पे यूज किया और हमें अदर काम के लिए अनस्किल्ड वर्कर हायर करने पड़े।
तो वो जो अदर काम के लिए अनस्किल्ड वर्कर हायर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट इसको चार्ज कर रहे हैं, ये भी वेरिएबल है, ये रेलेवेंट है। जो बच्चा ये समझ रहा है ये मैंने अनस्किल्ड की कॉस्ट ली है, रेट तो अनस्किल्ड का लिया है, घंटे सेमी स्किल्ड के लेने हैं क्योंकि सेमी स्किल्ड को यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से इदारे में मसला आ रहा है। उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनस्किल्ड लेबर कितनी आएगी, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनस्किल्ड लेबर कितनी आएगी, वो ये घंटे नीचे वाले दोबारा यूज होंगे, 1225 घंटे पहले 6 माह में अनस्किल्ड के, और 1400 ये अनस्किल्ड अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ रहे हैं, इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यानी अनस्किल्ड का रेट 2 दफा इस्तेमाल होना है। दोनों में फर्क क्या है, ऊपर अनस्किल्ड वर्कर कहीं और हायर करने पड़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, दूसरे में अनस्किल्ड वर्कर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर करने पड़ रहे हैं, दोनों जगह अनस्किल्ड का रेट चलना है, घंटे उनके अपने अपने। हाँ जी, उबैद साहब पता लग गया कि नहीं, और कुछ है, और फिर इसके बाद कोई वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, 5 रुपए पर आवर इंटू जितने भी घंटे हैं लेब स्किल्ड के, 1350 और 1236 76, ये भी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। जब आपने सारी वेरिएबल कॉस्ट जमा की हुई है ना, आपने सारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट जमा की हुई है, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखते, फिर इधर कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं प्रॉफिट की जगह, अगर ऊपर फिक्स कॉस्ट जमा ना की हो तो। अगर ऊपर सारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है रेलेवेंट, तो ये अब जब आप प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेट नहीं फिर सवाल में दिया हुआ, कंट्रीब्यूशन का रेट लेना है, तो ये आपकी सेल प्राइस या बिड प्राइस आ जाएगी बस। कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट सेल का है, जी पहली दफा उसने कहा है 10% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन हो लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट पे, यानी 10% इसका का है रेलेवेंट कॉस्ट का, तो ये तो सीधा सीधा इसका 10% निकाल के जमा कर देंगे। दूसरी दफा उसने कहा है कि नहीं नहीं इसका नहीं लेना 10%, दूसरी दफा उसने कहा है कि ये जो टोटल वेरिएबल रेलेवेंट कॉस्ट आएगी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन आपने जमा करना है 15% ऑफ सेल, और सेल हमारे पास है ही नहीं, तो इधर एक्स रखेंगे, यानी इसका 15% का है, ये एक्स रखेंगे और फिर सॉल्व होगा। ये बिल्कुल प्रॉफिट की तरह ही होता है। अगर आपने ऊपर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जमा की हो तो सवाल में प्रॉफिट का रेट नहीं दिया हुआ, कंट्रीब्यूशन का रेट दिया होगा, तो जिसको ये कंट्रीब्यूशन का नहीं पता उसको मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं आती, उसको ये पता ही नहीं कि हमने पढ़ा हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट से ये निकाल लें, ये निकाल लें, उल्टा जाएंगे तो सेल फाइंड आउट हो जाती है। नई बातें पता, जिसने भी ये सवाल किया ये बिल्कुल बोंगा सवाल था, ये नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन चलो मुझे ना पता है किसी ने पूछा, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, बस ठीक है जाने दो, जिसने भी ये पूछा है उसको ये पता हो कि जहाँ प्रॉफिट रेट दिया होता था उसकी जगह कंट्रीब्यूशन का रेट दिया है, क्यों, क्योंकि ऊपर सारी जो रेलेवेंट कॉस्ट है ना वो वेरिएबल है, एक भी फिक्स रेलेवेंट कॉस्ट थी ही नहीं क्वेश्चन में, तभी उसने कंट्रीब्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अगर ऊपर रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट होती ना फिर वो जानबूझ के प्रॉफिट का रेट देता कि प्रॉफिट 10% ऑफ कॉस्ट है या प्रॉफिट 10% ऑफ सेल है, अब उसने कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के मुतबादिल दिया है क्योंकि ऊपर वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ जी, और कोई सवाल में मसला, पांचवें सवाल में क्या मसला है, ये भी वही है, वर्कर्स पे रहे हैं किसी और की जगह जाके काम कर सकते थे नहीं कर पाएंगे, तो रेलेवेंट कॉस्ट हायरिंग कॉस्ट होगी, ये तो बिल्कुल सेम वही स्टोरी है। सवाल नंबर 5 का चौथा पॉइंट, ये फिजिकल क्लास में आएंगे तो बताऊंगा पूछ के, अभी नहीं, ये नहीं बताना अभी। सवाल नंबर 5 के जो पॉइंट्स हैं ये क्लास में होंगे डिस्कस, अभी हमने आगे बात करनी है, आज पढ़ें आगे, नहीं तो काम खत्म हो, टाइम खत्म हो जाना है जी। हमने आज क्या पढ़ना है, सवाल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना इसके मसाइल
फिजिकल क्लास में होंगे, बंदा देख के जवाब दूंगा। इंग्लिश पूछूंगा ना पहले, इसका मतलब बताओ। कि वैसे वही है कि बंदे फॉरेन हैं, किसी और की जगह काम कर सकते थे, स्पेशल ऑर्डर की वजह से काम नहीं कर पा रहे। ये वो जो स्पेयर कैपेसिटी में फुल रेट और ऑल्टरनेटिव यूज होता है ना, ये वो है। स्पेयर कैपेसिटी का तीसरा रूल है ये इसमें। चलो फिलहाल अभी हम क्या करने लगे हैं, मैं आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर से बाहर लेके जा रहा हूं अभी फिलहाल। मजबूरी है, नहीं तो अगले सवाल हल नहीं होने। अभी तक हमने कॉस्ट में कुछ ऐसी चीजें पढ़ ली हैं जिनको कहते हैं फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं अब मैं। फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स ये मैथ की या कुछ ऐसी बातें हैं जो बेसिक्स में भी बताई थी और बार बार घूम के आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इदारे की जो प्रोडक्ट होती है, इदारे की जो प्रोडक्ट होती है, इदारे की जो प्रोडक्ट होती है, हाँ जी, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड बड़ी फेमस है। अगर प्रोडक्ट के यूनिट्स ना दिए हों, अगर प्रोडक्ट के यूनिट्स ना दिए हों, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट निकालने हों, तो मैंने आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताया था, किसी को याद हो? हाँ जी। अगर आपने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट निकालने हो पूरी कॉस्ट में, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है? किसी को याद हो? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट का डेटा मिसिंग हो। हाँ जी, यूनिट्स का डाटा, प्रोडक्ट के यूनिट्स मिसिंग हो तो कैसे निकालते हैं बताओ भाई? बताया था पूरी कॉस्ट में, किसी को पता हो? मैसेज करके बताना है, बोलना नहीं। अब मैं माइक ऑफ कर दूं। हाँ जी, किसी को पता हो? अब देखे ना, ये मैंने बताया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। शाबाश। आ रहे हैं जवाब। पहला सबसे बेहतर सबसे अच्छा जवाब आया 200482। दूसरा सैमसंग के नाम से कुछ है, मैंने कहा अपना आईडी इस्तेमाल करो बेटा। अच्छा 1972770 आपका भी ठीक है। 19705 का भी जवाब ठीक है। उसके बाद 196,953 गोंगलू जवाब है गलत। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं। आप अभी तक ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में घूम रहे हैं या घूम रही हैं, जो भी है, जो भी जवान है। 202624 ठीक है। 19665 8 शाबाश, ठीक है आगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। काफी, सबके एक बच्चे का जवाब गलत है, बच्चा ये बच्ची जो भी है, एक जवाब गलत है, बाकी सब ठीक है। जब भी प्रोडक्ट के यूनिट्स निकालने हैं, प्रोडक्ट के यूनिट्स, तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है। ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक जो है, उसके यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स। मैं इक्वेशन में लिखता होता हूँ, लेकिन यहाँ चलो जगह ऐसी है करके मैंने कहा था ये। अब ये पूरे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में आया है बार बार, लेकिन ये वैसे पूरी कॉस्ट के लिए है। चार तरह प्रोडक्ट के यूनिट्स होते हैं, इनके लिए इन्वेंट्री का देना जरूरी है। यहाँ पे कंडीशन में लिख लेता हूँ, पहले नहीं बताई थी। इसमें इन्वेंट्री के यूनिट साथ लाजमी होंगे।
जी, इन्वेंट्री यूनिट्स लाजमी होंगे, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री लाजमी दी होगी। हाँ जी। उसके बाद अगर आपको प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हो, अगर आपको प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हो प्रोडक्ट के, जिसमें इन्वेंट्री भी दी हुई है और वेस्टेज रेट भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट का वेस्टेज रेट, नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है जी। फिर क्या किया था आपने, किसी को याद हो? अब इसमें सेल यूनिट्स नहीं निकालने होते, प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने होते हैं। हाँ जी। अगर इन्वेंट्री भी दी हुई है और नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है, या इन्वेंट्री ना दी हो, सिर्फ लॉस दिया हो, रिजेक्शन जिसे कहते हैं, अब क्या करोगे? ये मैं क्या बता रहा हूँ, जो कॉस्ट में आपने फ्रीक्वेंट, ये प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं, किसी को याद हो? जी, मैंने कहा था अगर आपने टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं, क्वेश्चन में इन्वेंट्री है या नहीं है, लॉस लाजमी होगा कि जी इस इदारे के इतने परसेंट यूनिट रिजेक्ट हो जाते हैं, इतने परसेंट यूनिट लॉस हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे? जी, इन्वेंट्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन लॉस अगर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो स्टेप नंबर 1, पहले तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, जो इन्वेंट्री वाला है। ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक के यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स, और ये गुड यूनिट्स होंगे, माइनस क्लोजिंग सेल यूनिट्स। ये फाइंड करना है इसमें, और ये गुड यूनिट्स की जगह ये फाइंड करना होगा। ये फाइंड करके फिर ये फॉर्मूला स्टेप 2 में दोबारा फॉर्मूला लगाना है, लॉस इग्नोर करके, ये सारे गुड यूनिट्स होते हैं, ये गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड निकल आएंगे, ये इसमें फाइंड करके गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड निकाल लेंगे। फिर स्टेप 2 लगाएंगे आप। बाद सवालों में यही सिर्फ लगेगा स्टेप, ये वाला नहीं था। टोटल, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इससे गुड यूनिट्स निकलते हैं प्रोडक्शन के। टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स इज इक्वल टू ये ऊपर वाले गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड प्लस नॉर्मल लॉस। क्या कहते हो? इसमें फिर मैंने कहा था ये फाइंड करने पड़ेंगे हमेशा, ये गिवन होंगे, या ऊपर से कॉपी कर लो ये ऊपर वाले, और ये परसेंटेज में होगा, या ये परसेंटेज ऑफ इनपुट होगी, तो इसको इनपुट कहते हैं।
या ये परसेंटेज ऑफ आउटपुट होगी। सब बताया बड़ा क्लियरली। अब कुछ बच्चे होते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इन्वेंट्री ना दी हो तो कोई नहीं, फिर ये दूसरा ही फॉर्मूला लग जाएगा यार। अगर इन्वेंट्री नहीं दी हुई तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर लॉस नहीं दिया हुआ तो सिर्फ पहला लग जाएगा। क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। और अगर इन्वेंट्री भी आ जाए और लॉस भी आ जाए फिर आपका ये है, इसका मतलब है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये जो दो स्टेप्स में किया है। उसके बाद अगली चीज, जो आपने बार बार किसी भी इदारे की प्रोडक्ट से रिलेटेड किया है। हाँ जी, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालनी है। किसी भी इदारे की प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालनी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैसे निकालनी है। पर यूनिट पे निकालनी है या टोटल में निकालनी है। कुछ ना कहे तो टोटल में निकालते हैं, लेकिन पर यूनिट कहेगा तो लाजमी ये बाजेन में रखनी है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो आपको बताया था प्रोडक्शन कॉस्ट जब भी निकालनी है तो पहले पर यूनिट पे निकाल लो प्रोडक्ट की, बाद में इनटू यूनिट्स कर लो। तो ये मार्जिनल से आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट प्लस ओ ए आर से ले लेंगे। ये भी ऊपर ओ ए आर से आ सकता है, वेरिएबल ओवरहेड्स। तो ये एब्जॉर्प्शन से आ जाएगी। ये अब आपको सारी कॉस्ट के लिए याद हो। कुछ ना कहे तो एब्जॉर्प्शन चलती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में ये चलती है मार्जिनल। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करनी है तो यहाँ तक आएगी पर यूनिट कॉस्ट, बाकी नीचे तक आएगी। अच्छा, इसके बाद आगे क्या था। प्रोडक्ट से रिलेटेड ये बातें पड़ी थी। मटेरियल में क्या मसाइल थे, मटेरियल कॉस्ट पे आते हैं तो बार बार आपको जो वास्ता पड़ेगा मटेरियल कॉस्ट में। हाँ जी, मटेरियल में पहला वास्ता क्या पड़ेगा कि आपको जो मटेरियल का रेट दिया हुआ है रुपीस में, वो किसी और तरह से दिया है। और जो मटेरियल की क्वांटिटी गिवन है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमें पता ना ये होती है मटेरियल का रेट इनटू मटेरियल क्वांटिटी। ये अभी हम चैप्टर में नहीं है, ये तो मैं आपको अभी तक जो हम कॉस्ट में करते आए हैं और बार बार आपको जो चीज़ें करनी पड़ी हैं। मटेरियल कॉस्ट जब भी हमने पर यूनिट निकालनी होती थी
तो हम मटेरियल का रेट लेते थे 2 रुपए पर केजी, 3 रुपए पर केजी, इनटू क्या कर देते हैं, पर यूनिट क्वांटिटी। इसमें कॉस्ट में या बार बार इन्फ्लेशन आएगा, पुरानी रकम दे के इंक्रीज कराएगा, या ये डिक्रीज कराएगा डिस्काउंट से, सबको पता होना चाहिए। कॉस्ट में बार बार ये अगर इंक्रीज कराएगा तो इन्फ्लेशन से करा रहा है। जब भी वो कहेगा ना कि मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, उसका मतलब ये रेट बढ़ रहा है पर केजी, पर लीटर। या कह दे कि जी मटेरियल कम हो रहा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इस पे लगाना है पर केजी, पर लीटर पे। अब ये जो मटेरियल की क्वांटिटी है, इसमें क्या इश्यूज हैं? इसमें पहला इशू मटेरियल का लॉस आता है, जो आपको कराया हुआ है। मटेरियल का नॉर्मल लॉस आता है, जो मैंने बताया था। अब वो पूरा रूल आपको आना चाहिए, या परसेंटेज ऑफ इनपुट होगा, या केजी लीटर पे, इस पे लॉस का इफेक्ट आता है। बल्कि एरो मैं ऊपर की तरफ बनाता हूँ। हाँ जी, ठीक है। यानी मटेरियल का ये जो रेट है, ये इन्फ्लेशन से बढ़ सकता है, डिस्काउंट से गिर सकता है। मटेरियल की क्वांटिटी लॉस की वजह से चेंज होगी। लॉस ना हो तो सिंपल है, नहीं तो मटेरियल का लॉस आने से ये केजी लीटर बढ़ जाएंगे, और लॉस परसेंटेज में दिया होता है। अच्छा, दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट का फंडा है। ये क्या फंडा है? मटेरियल का रेट आपको दिया हुआ है 500 रुपये पर लीटर, और आगे क्वांटिटी दी हुई है 200 मिलीलीटर। अब ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम नहीं है, इनको मैं ज़रब नहीं दे सकता। या इसको पर मिलीलीटर कन्वर्ट करो, या उसको पर लीटर पे कन्वर्ट करो, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ डिवाइडेड बाय 1000 करके। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट का फंडा है। अगर रेट पर लीटर है तो क्वांटिटी भी पर लीटर होनी चाहिए, ओ लीटर पर यूनिट होनी चाहिए, मिलीलीटर में नहीं होनी चाहिए। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट का फंडा है मटेरियल में। रेट दे देगा 100 रुपये पर केजी, और वो दे देगा ग्राम्स में, फटा पड़ जाएगा। तो मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करना बताया था, मैंने कहा था कि आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट को सेम करना है। वो कैसे? तो स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट था, उसको बड़े यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करोगे, ये बताया था मैंने। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है? कैसे? ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 100। ये बताया हुआ है, ये बातें की हुई हैं। मटेरियल में और कोई फटे नहीं है। अच्छा जी, लेबर में आते हैं जब। हाँ जी, लेबर कॉस्ट में आते हैं तो क्या फटे हैं? हमें पता है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो तो वो क्या होता है क्वेश्चन में? नॉर्मल वेज रेट पर आवर गिवन होता है ज्यादातर। ये मैं वो आवरली वेजेस वाला बता रहा हूँ। और इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट होते हैं। नॉर्मली वेजेस रेट बढ़ेगा ही,
गिरेगा नहीं, बढ़ता है। ये जो वेजेस रेट है ये इन्फ्लेशन से बढ़ता है। ये लेबर आवर जो है इनके साथ थोड़ा मसला है। अगर क्वेश्चन में उसने आइडल टाइम दे दिया परसेंटेज में, यानी लेबर के टाइम का नॉर्मल लॉस दे दिया, वेस्टेज ऑफ टाइम दे दी, वो जो परसेंटेज में देता है, तो उसकी वजह से ये बढ़ जाएंगे। वो आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा था ना 3 तरह की वेस्टेज होती हैं। एक वेस्टेज प्रोडक्ट की यूनिट्स की होती है लॉस, एक आपका मटेरियल का लॉस होता है, तो एक लेबर के टाइम का भी नॉर्मल लॉस होता है। तो लॉस, नॉर्मल लॉस आने से ये बढ़ जाएगा। अगर 2 घंटे में एक यूनिट बनता है और आधा घंटा ज़ाया होता है तो 2.5 घंटे लेना है आपने। अगर वो कह दे कि वर्कर लॉस शॉस कुछ नहीं हो रहा, वर्कर ने इनएफिशिएंसी से काम किया है, खुद वो कह दे, लॉस शॉस नहीं कहा उसने, क्या वर्कर ने इनएफिशिएंट होकर काम किया है, उससे भी ये टाइम बढ़ जाता है पर यूनिट। मसलन वो कहे जी वर्कर की एफिशिएंसी गिर गई है। इनएफिशिएंट वर्कर कौन होता है? जिस वर्कर की एफिशिएंसी गिर जाए। और एफिशिएंसी गिरने का मतलब होता है कि वो सुस्ती से काम करेगा और उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर वो कह दे नहीं 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 नहीं, वर्कर को आपने तनख्वाह बढ़ा के दी है तो वर्कर पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। अगर वो कह दे क्वेश्चन में एफिशिएंट वर्कर हो गया है, तो एफिशिएंट वर्कर का मतलब होता है बंदों की एफिशिएंसी बढ़ गई है। और एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब होता है कि वो पहले से कम टाइम लेके काम कर देगा। एफिशिएंट वर्कर उसको कहते हैं जो पहले से कम टाइम ले। इनएफिशिएंट वर्कर उसको कहते हैं जो पहले से ज्यादा टाइम ले। मैं दरमियान में से ये उड़ा रहा हूं बस। अगर वो कह दे इनएफिशिएंट हो गया वर्कर, तो टाइम बढ़ जाएगा। अगर वर्कर एफिशिएंट हो गया पहले से, तो टाइम गिर जाएगा। एफिशिएंट होने का मतलब है पहले से कम टाइम लेके वर्कर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है जी। इसी लेबर के अंदर एक और पॉइंट अब आएगा। ये पहले तो ये वाली बातें ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं, इसमें से ये शायद आपने अभी तक आया नहीं कि एफिशिएंट हो जाए इनएफिशिएंट हो जाए, लेकिन ये आना है बार बार। अब जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो ये है कि लेबर के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लर्निंग कर्व का। लेबर के अंदर ही एक छोटी मैथमेटिकल वर्किंग है, ये सीखेंगे आप। लेबर आवर्स कैसे कैलकुलेट किए जाएं विद लर्निंग इफेक्ट। खाली आवर्स नहीं बल्कि कॉस्ट भी। लेबर आवर्स और वेजेस कॉस्ट कैसे निकाली जाए विद लर्निंग इफेक्ट, ये बड़ी फेमस एडजस्टमेंट है, मैथ की कैलकुलेशन है। और ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में बार बार आती है जी। साथ साथ लिखते रहो भाई, ये नहीं मिलनी फाइल, साथ साथ लिखते रहें। हाँ जी, ये एडजस्टमेंट नहीं है आज, ये हमने नहीं पढ़ी। उसके बाद कुछ ओवरहेड्स की भी एडजस्टमेंट्स हैं फेमस, जैसे हाइलो लगवाता है ओवरहेड्स में, ओ ए आर को सेपरेट करवाता है, कल मैंने कराया है, वो बड़ी दफा आएगा। ओ ए आर इकट्ठा दिया होगा, जो मैंने ये आज भी किया था ऊपर। ओ ए आर को इकट्ठा देके ना अलहदा कराता है, ये बार बार आती है एडजस्टमेंट।
डिसीजन मेकिंग में तो बार बार आती है, OAR इकट्ठा देता है फिर उसको अलहदा कराता है। वैसे अब हम लेबर की बात करने लगे हैं। तो लर्निंग इफेक्ट क्या होता है? लर्निंग इफेक्ट क्या होता है? इसको एक्सपीरियंस इफेक्ट भी कह सकते हैं। लर्निंग इफेक्ट या एक्सपीरियंस इफेक्ट। हाँ जी, ये क्या होता है? लर्निंग इफेक्ट या एक्सपीरियंस इफेक्ट क्या होता है? अल्लाह ताला ने इंसान को ये काबिलियत दी है कि कोई भी वो काम जो पहली दफा इंसान ह्यूमन को ये कहा है, कहा नहीं बल्कि दी है ये खूबी, अल्लाह ने ह्यूमंस को ये खूबी दी है कि कोई भी टास्क जो न्यू टास्क पहली दफा परफॉर्म करेगा वर्कर, तो उस पे उसका टाइम ज्यादा लगेगा। मसलन आप कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर का सवाल पहली दफा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप शर्ट को पैक करना करोगे तो पहली दफा बहुत टाइम लगेगा। इवन घर में वालदा कहती हैं वो अपनी शर्टें पैंटें खुद इस्त्री किया करो। आप ये काम भी करेंगे पहली दफा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बच्चियां घर में खाना पकाएंगी पहली दफा बनाएंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी नया टास्क जो पहली दफा किया जाता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, तजर्बा ना होने की वजह से, आपकी बॉडी की मूवमेंट ऐसी होती है कि आप टाइम जाया कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। लेकिन अगर वो टास्क, सेम टास्क बार बार आपको कहा जाए जी, अगेन एंड अगेन, रिपीटेटिव टास्क के तौर पे आपसे कहा जाए कि जनाब बार बार शर्ट पैक करनी है आपने, मसलन किसी फैक्ट्री में मिसाल दे रहा हूँ, किसी भी वर्कर से कहा जाता है कि भाई शर्ट पैक करो। वो पहली दफा शर्ट, नया वर्कर आया पहली दफा शर्ट पैक करता है तो 15 मिनट में करते हैं। हम उसे कहते हैं बेटा ये बाकी तमाम वर्कर ना 1 मिनट में शर्ट पैक कर लेते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। आप 15 मिनट में कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, करें। लेकिन ये आपके पास टाइम है 1 माह का, इसको आपने कम करते 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 आपने इसको 1 मिनट या उसके करीब ले आना है। जीरो नहीं होना कभी भी टाइम, ये मैं बताऊं, बस जीरो नहीं होगा। तो होगा क्या? जब कोई टास्क बार बार किसी को अगेन एंड अगेन दिया जाता है तो इंसान एक्सपीरियंस गेन करता है, और एक्सपीरियंस गेन करने से उसकी जो काम करने की स्पीड है वो बढ़ती है। और स्पीड के बढ़ने से क्या होता है? आहिस्ता 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 टाइम कम होता जाता है। ठीक है, यानी पहली शर्ट जो आपने 15 मिनट में पैक की है, 1 महीने तक आप 8 8 घंटे रोजाना आप शर्टें पैक करते हैं तो आपका टाइम आ जाता है आधे मिनट में। तो फिर वो मैनेजर आता है, वो कहता है भाई आप कितनी देर में शर्ट पैक कर रहे हैं? आप कहते हैं देखें आपके पुराने वर्कर जो हैं वो 1 मिनट में करते हैं, मैं आधे मिनट में कर रहा हूँ, मैंने इतनी जल्दी सीख लिया और इतना अच्छा सीखा है। तो ये हो सकता है कि आप उनसे भी बेहतर सीख जाएं और आपकी स्पीड उनसे भी ज्यादा हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप कहें जी मेरा टाइम जीरो हो गया, जीरो नहीं होता। हर काम को करने में टाइम लगता है, थोड़ा कम लग सकता है या थोड़ा ज्यादा। इस फेनोमेना को लर्निंग इम्पैक्ट कहते हैं। अल्लाह ने इंसान को काबिलियत दी है सीखने की। वो जब कोई टास्क बार बार परफॉर्म करेगा, तो खास तौर पर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, फैक्ट्री में कोई काम बार बार करेंगे तो आपका टाइम रिड्यूस होगा। यानी मैं अगर ये डायग्राम सी बनाऊं, यहाँ पे हम वर्कर का टाइम पर यूनिट ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे उसके यूनिट्स ले लेते हैं।
और यहाँ 0 यूनिट है और इधर 0 टाइम है। अगर आप किसी वर्कर का यूनिट, जितने ज्यादा वर्कर वो बनाता जाएगा उसका टाइम कम होता जाएगा। तो इसमें इनवर्स रिलेशन है, ये इस तरह की डायग्राम होगी। ठीक है, यूनिट ज्यादा बनने से टाइम गिरता जा रहा है। ये डायग्राम की शक्ल अगर आपने ये बना दी तो आप गलत हैं। क्यों? इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि टाइम जीरो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जीरो नहीं होना, ये गलत डायग्राम है। अगर आप डायग्राम इस तरह बनाते हैं, ये ठीक है। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में लाइन में फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ वर्कर की जो सीखने की स्पीड है और जो उसका बाद का टाइम है वो थोड़ा ज्यादा है। ये वाला वर्कर ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा बेहतर तरीके से सीख गया है, इसका टाइम शायद आधा मिनट हो। और बाकी सारे वर्कर्स का ये टाइम तकरीबन किस पे आ गया हुआ है। जब ये इस तरह स्ट्रेट होता है ना, इसका मतलब होता है कि टाइम में कमी ना होने के बराबर है। इसको कहते हैं कि लर्निंग स्टॉप हो गई। तकरीबन आपको देखने में नजर आ रहा है कि इस पॉइंट के बाद ऊपर अगर जाएं तो टाइम में कमी नहीं है, टाइम तकरीबन कांस्टेंट हो गया है। इस पॉइंट को कहते हैं जहां लर्निंग आकर स्टॉप हो जाए। टाइम कम हो रहा होता है लेकिन वो इतना इमटेरियल कम हो रहा होता है कि लगता ही नहीं। तो ये दो वर्कर हैं, वर्कर वन और वर्कर टू। दोनों का इस पॉइंट के बाद टाइम स्टॉप हो गया है, लर्निंग स्टॉप हो गई, यानी और टाइम में फर्दर रिडक्शन नहीं है। ठीक है, इसको ये कहते हैं लर्निंग स्टॉप हो गई है। लर्निंग स्टॉप होने का मतलब क्या होता है? नो फर्दर रिडक्शन इन टाइम। ठीक है, क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? हाँ जी, टाइम बढ़ना है कि कम होना है? बताएं। पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, पर यूनिट टाइम की बात हो रही है। टाइम बढ़ना है कि कम होना है? सारी जिंदगी कम नहीं होते रहना, कुछ खास यूनिट बनाएंगे वहां तक कम होगा। उसके बाद टाइम, इससे आगे, इससे आगे टाइम जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये इनका टाइम फ्लैट हो गया, किस्म का फ्लैट टाइम पर यूनिट हो गया। फ्लैट हो गया ना, मतलब ये 1 मिनट में एक शर्ट पैक कर रहा है, ये आधे मिनट में शर्ट पैक कर रहा है, तो टाइम फ्लैट हो गया। तो जब टाइम फ्लैट हो जाता है ना, उस पॉइंट को कहते हैं लर्निंग स्टॉप हो गई। लेकिन जब वर्कर सीख रहा था तो हर अगला यूनिट पैक करने पे टाइम रिड्यूस हो रहा था। तो अब इस टॉपिक का पर्पस क्या है? ये टॉपिक आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपको क्या लगे आपने क्या करना है? ये पहली दफा अमेरिका में जब हवाई जहाज इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में पहले ये नोटिस किया गया था कि शुरू शुरू में हवाई जहाज को असेंबल करने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वर्कर की इतनी स्पीड हो जाती थी कि वही जहाज जो 15 दिन में असेंबल होना था वो 8-7 दिन में असेंबल हो जाता था। तो ये एक्चुअली, ये फेनोमेना पहली दफा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में देखा गया और बाद में फिर ये नोट डाउन किया कि यार ये तो हर इंडस्ट्री में होता है कि वर्कर को कोई नया टास्क बार बार काम, लेकिन टास्क सेम हो और काम भी एक दफा नहीं करना, बार बार करना है। वर्कर भी चेंज ना हो, टास्क भी चेंज ना हो, काफी चीजें सेम रहें, वर्कर भी खुश हो, काम करने की नीयत भी हो, तब ये होता है। तो आपको इसमें क्या लगे, आपका मकसद क्या है एज एन अकाउंटेंट? आपने क्या सीखना है? साफ सी बात है, हमारा मकसद है हाउ टू कैलकुलेट टोटल लेबर आवर्स। पर यूनिट भी निकालने, टोटल भी निकालने, टोटल लेबर आवर्स एंड लेबर वेजेस कॉस्ट। हमने क्या निकालना है? लेबर आवर कैसे निकालें और वेजेस कॉस्ट कैसे निकालें? ड्यूरिंग लर्निंग फेज जब वर्कर सीख रहा है तो उसका टाइम कॉन्टिन्यूसली गिर रहा होता है, ये पढ़ा है।
कि अगर उसका टाइम हर अगले यूनिट पे गिरना है तो कैसे आप निकालेंगे। और जब वो टाइम कांस्टेंट हो चुका होता है, फ्लैट हो चुका होता है, तो लर्निंग के स्टॉप होने के बाद इधर मसला नहीं है, इधर टाइम फ्लैट हो चुका होगा। मसला ज्यादा पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हर अगला यूनिट बनाते जाओगे तो वर्कर का जो टाइम पर यूनिट है ना, वो क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा। कांस्टेंट ही नहीं रहना, टाइम कम होता जा रहा है। पहला यूनिट अगर 15 मिनट में पैक हुआ, अगला 14 में होगा, फिर 12:30 में होगा, फिर 13, इस तरह हर अगला यूनिट पैक होता जा रहा है शर्ट, तो वो टाइम गिरता जाता है। ये फटा है, जितने यूनिट वर्कर बनाता जाएगा उतना टाइम ज्यादा गिरता जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, किसी भी वर्कर की दोनों तरह की वेजेस निकालनी है, ड्यूरिंग लर्निंग फेज और आफ्टर लर्निंग फेज, और उसको जमा कर लेना है। और ये पॉइंट रेलेवेंट कॉस्टिंग में आता है ज्यादातर, लेकिन ये है पूरी कॉस्ट के लिए और ये मैथमेटिक्स है। एक्चुअली ये पॉइंट मैथमेटिक्स है। एक वर्किंग होगी 3 से 4 नंबर की, ये आई कैप को बहुत पसंद है। मैथमेटिकल वर्किंग होगी। अब आपने इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ के क्या करना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपने क्वेश्चन को पढ़ना है तो पढ़ने के बाद आपने सबसे पहला क्वेश्चन में क्या देखना है। यूनिट वाइज लर्निंग दी हुई है या बैच वाइज लर्निंग दी हुई है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से कि यूनिट वाइज लर्निंग दी हुई है कि बैच वाइज। यूनिट वाइज लर्निंग का क्या मतलब होता है, हर अगला यूनिट बनाने में टाइम कम होगा। इधर हर अगला यूनिट बनाने में टाइम कम नहीं होगा, बल्कि पूरा एक बैच में हर अगला बैच बनाने में टाइम कम होगा। मसलन इसमें हर अगली शर्ट पैक करने में टाइम कम होगा। और आपका एक बैच 15 शर्टों का है, तो वो कहता है हर अगला 15 शर्टों का जो बैच बनाएंगे ना, बैच पे टाइम कम होगा। हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर यूनिट वाइज है तो सवाल हल करने का तरीका और है, अगर बैच वाइज लर्निंग है तो सवाल हल करने का तरीका और है। तो ये फिक्रा आपने ध्यान से पढ़ना है। क्या फिक्रा पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, वो लिखेगा, ये फिक्रा लिखा होगा, लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट 15 यूनिट्स, देयर आफ्टर लर्निंग विल स्टॉप। देखें यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, 15 यूनिट, यानी पहले से लेकर 15 यूनिट तक लर्निंग है। 16वें यूनिट से 16वें यूनिट से आगे लर्निंग कोई नहीं है, ये देखो लिखा हुआ है क्लियर। यही फिक्रा अगर ऐसे लिखा होगा, और मतलब बैच वाइज लर्निंग होगी, बाकी डाटा नहीं देखना, ये देखना ये फिक्रा क्या लिखा हुआ है, लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है पहले से लेकर, फर्स्ट 15 बैचेस, ये लिखा होगा फिक्रे में। देयर आफ्टर लर्निंग विल स्टॉप। जी।
अच्छा जी, इधर क्या लिखा हुआ है? 15 यूनिट्स की बजाय यहाँ पे लिखा हुआ है 15 बैचेस। हाँ जी। इस केस में जो टोटल लेबर आवर्स हैं वो निकालने का तरीका क्या है? टोटल लेबर आवर्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग करा रहा हूँ पहले मैं, ड्यूरिंग लर्निंग फेज। अब ये मैथ है, टोटल लेबर आवर ड्यूरिंग लर्निंग फेज निकालने हो वो कैसे निकालेंगे, और इधर कैसे निकालेंगे? चलो इधर आते हैं पहले, यूनिट वाले ऐसे ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाते, यूनिट वाले करते हैं, बाद में देखते हैं। अच्छा ये कैसे निकालना है? उसके लिए होता है एवरेज टाइम पर यूनिट, बल्कि पूरा नाम है, सॉरी, पूरा नाम लिखते हैं जो असल में किताबों में मिलता है, क्यूमुलेटिव एवरेज, टोटल टाइम का ये फॉर्मूला है, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट इनटू क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल टाइम निकालना है ना, तो एवरेज टाइम पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। लफ्ज क्यूमुलेटिव का मतलब होता है अगर मंडे वाले दिन मैंने 2 शर्ट्स पैक की हैं, ट्यूसडे वाले दिन मैंने 3 शर्ट्स पैक की हैं, तो आपने याद रखें क्यूमुलेटिव में 5 शर्ट्स लिखनी है, यहाँ पे 2 नहीं लिखनी, 3 नहीं लिखनी, हमेशा टोटल क्यूमुलेटिव आनी है। ट्यूसडे के बाद अगर वेनेसडे वाले दिन मैंने एक और शर्ट पैक की है, तो अब ये फॉर्मूला जब दोबारा वेनेसडे के बाद लगाएंगे तो 6 शर्टों पे लगाएंगे। ये फॉर्मूला जब भी लगना है, ये पहले से लेकर अब तक जितने यूनिट्स हैं सबको लेना है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पहले यूनिट से लेकर अब तक वर्कर जितने बना लेगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव यूनिट्स। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ जनवरी में 500 यूनिट वर्कर ने बनाए हैं, फरवरी में 300 यूनिट्स बनाए हैं, और मार्च में 200 यूनिट बनाए हैं। अब जब आप ये फॉर्मूला जनवरी में लगाएंगे तो क्यूमुलेटिव यूनिट्स 500 ही होंगे, क्योंकि इससे पीछे कुछ नहीं है। फरवरी में लगाएंगे तो फॉर्मूले में क्यूमुलेटिव कितने लेने हैं बताओ, कितने क्यूमुलेटिव लोगे? 300 नहीं लिखोगे क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पिछले भी लाजमी काउंट को, टोटल को कहते हैं। तो 500 और 300 मिला के ये फॉर्मूला टोटल 800 यूनिट्स पे लगेगा, क्योंकि वर्कर पहले यूनिट से लर्न कर रहा है। मार्च में ये फॉर्मूला जब लगाएंगे, जब भी ये फॉर्मूला लगना है क्यूमुलेटिव पे लगना है। ड्यूरिंग लर्निंग फेज हमेशा क्यूमुलेटिव पे लगता है। हाँ जी बताओ, अगर आपसे कहूं 1000 यूनिट्स इन मार्च, गलत, मार्च में 200 यूनिट्स हैं, आपने कहना है 1000 यूनिट्स क्यूमुलेटिव यूनिट्स टिल मार्च, इन मार्च नहीं, टिल मार्च, मार्च तक 1000 यूनिट्स क्यूमुलेटिव है। अगर आपसे पूछूं जनवरी में कितने यूनिट्स हैं, तो आपने कहना है 500, फरवरी में कितने हैं 300, लेकिन क्यूमुलेटिव यूनिट्स टिल फेब्रवरी कितने हैं, टिल फेब्रवरी, तो वो 800 यूनिट्स हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव यूनिट्स लेने हैं और ये उनका एवरेज टाइम निकलेगा।
मार्च में 200 है, मार्च तक 1000 क्यूमुलेटिव है। तो ये अल्फाज की गेम है सारी। चलो, फिलहाल अभी पता लग गया क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होगा, पता लग गया आपको। कई दफा ना वो इस तरह दे देता है, मंडे वाले दिन इतने, ट्यूसडे वाले दिन इतने, वेनसडे वाले दिन इतने, थर्सडे वाले दिन, और आपने फॉर्मूला थर्सडे वाले दिन तक लगाना होता है। तो आप क्या जरूरत है मंडे ट्यूसडे को लगाने, डायरेक्ट थर्सडे को लगाओ और क्यूमुलेटिव यूनिट्स लेके लगाओ। अच्छा, अब ये जो क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है, इसको वाई से डिनोट किया जाता है, यूनिट्स को एक्स से डिनोट किया जाता है, और ये वाई को निकालने का भी फॉर्मूला है। वाई को निकालने का फॉर्मूला है ए एक्स रेस पर बी। क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स को किससे डिनोट किया जा रहा है, एक्स से। ब्रैकेट के बाहर एक्स आना है। अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई ना किया तो टोटल नहीं आएगा, वो पर यूनिट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, वाई से डिनोट करते हैं कि मतलब ए। अब इसमें ए क्या चीज है, अब मैं नोटेशंस को एक्सप्लेन कर दूं। ए क्या चीज है, अभी जब तक मैं एग्जांपल नहीं ना कराऊंगा आपको थोड़ा मसला रहेगा ये कर क्या रहे हैं। मैं तरतीब से भी एग्जांपल नहीं कराता हूँ। ए से क्या मुराद है, टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, पहले यूनिट का टाइम। मेरी वाली जो शर्ट की पैकिंग वाली मिसाल थी, उसमें पहली शर्ट मैंने कितनी देर में पैक की थी, मिसाल जो दी थी पैकिंग, शर्ट पैकिंग वाली मिसाल, पहली शर्ट कितनी देर में पैक की थी, बताओ मुझे जरा। हाँ, 15 मिनट में कहा था ना, सवाल में ये दिया होगा। टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट जो होगा ना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एक्स क्या चीज है, इस फॉर्मूले के नीचे भी और इधर भी एक्स क्या चीज है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में शायद डबल एम होता है, मैं गलत ना लिख लूं, चलो वो देख लेना जरा, अमेरिकन ब्रिटिश का मसला है। ये फॉर्मूला ड्यूरिंग लर्निंग फेज लगना है। मैं ये करा रहा हूं, अभी अभी ये नहीं कराया, ये करा रहा हूं सिर्फ अभी ड्यूरिंग लर्निंग फेज। तो ड्यूरिंग लर्निंग फेज लगना है ये फॉर्मूला। तो जब भी ये फॉर्मूला लगना है, पिछले यूनिट शामिल करके क्यूमुलेटिव लेने हैं। बी कहते हैं, बी क्वेश्चन में दिया होता है, इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ लर्निंग या रेशियो ऑफ लर्निंग। ये क्वेश्चन में दिया होता है जिससे पहचान होती है कि लो जी ये लर्निंग कर्व आ गया। ये असल में इस रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है कि जैसे जैसे वर्कर यूनिट ज्यादा बनाएगा, उसका टाइम कम होगा लर्निंग से। इस रिलेशनशिप को माइनस में शो कर रहा होता है। तो ये बी आपको गिवन होगा, इंडेक्स ऑफ लर्निंग। ये शो कर रहा होता है कि एक्स और वाई में इनवर्स रिलेशन कितना है। ये उस रिलेशनशिप की रेशियो को शो करता है। तो लेकिन हमें पेपर में ये गिवन होगा। अगर ये गिवन ना हो तो इसको निकालने का भी तरीका है, लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग 2। बी वैसे 99.99999% तक दिया होता है, लेकिन अगर ये ना दिया हो तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा सादा, लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग 2। लर्निंग रेट 95% का मतलब होता है 0.95। तो ज़रा निकालना, अगर वो आपसे कह दे लर्निंग रेट 95% है, तो आप लिखेंगे लॉग 0.95, ब्रैकेट आ जाए कैलकुलेटर पे तो डिवाइडेड बाय log 2। ये माइनस में आएगा, बताना ज़रा क्या आता है। लर्निंग रेट परसेंटेज में दिया होगा, आपने परसेंटेज ओपन करके लेनी है। लॉग 0.95 डिवाइडेड बाय log 2। कोई बच्चा बता सकता है क्या आता है। हाँ, ये बहुत बड़ी फिगर आ रही होगी।
शायद आगे 581 इस तरह बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फिगर होगी। ठीक है। अब ये ना यही तो मसला आता है, कुछ बच्चे थोड़े डेसिमल लेते हैं कुछ ज्यादा। तो इसीलिए आई कैप ना पाबंद रखने के लिए कि ये बच्चे उतने ही लें जितने क्वेश्चन में है वो खुद दे देता है। बहुत लंबी फिगर आएगी। आपने 4 डेसिमल तक लेना है, या क्वेश्चन में दिया हो फिर चाहे 6 या 8 तक जितने दिए हैं वो लेने हैं। आई कैप इसीलिए दे देता है कि बच्चों को खुद पाबंद कर देंगे, नहीं तो राउंडिंग ऑफ एरर आएगा सारे बच्चों का। आपके बच्चे ये पूछते हैं सर जी ये लर्निंग रेट का क्या मतलब होता है। अगर क्वेश्चन में लर्निंग रेट 95% दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है वर्कर जब हर अगला यूनिट बनाएगा तो 5% टाइम सेव होता जाएगा। वो पिछले टाइम का 95% टाइम कंज्यूम करेगा, 5% टाइम रिड्यूस होता जाएगा। यानी एवरी नेक्स्ट यूनिट पे वो पिछले टाइम का 95% कंज्यूम कर रहा होगा, 5% टाइम सेव होगा। ये एजम्पशन है। 95% अगर सूट प्रोडक्ट की नेचर पर डिपेंड करता है। बाज दफा ये लर्निंग रेट 90% दिया होगा। अगर 90% लर्निंग रेट है तो इसका मतलब है वर्कर हर दफा 10% टाइम सेव कर रहा है। इधर 5% टाइम सेव हो रहा है। ये ज्यादा स्पीड से लर्निंग है, क्विक लर्नर है। अब ये सवाल में दिया होगा एजम्पशन है, फिर उस इंडस्ट्री का होता है ये असल में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लर्निंग रेट अपना है, सीमेंट इंडस्ट्री का अपना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अपना है, एयरलाइन इंडस्ट्री का, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का। तो ये लर्निंग रेट हर इंडस्ट्री का नेट पे मिल जाता है। हमें नहीं चाहिए, हमें दिया होगा, हमने तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। यानी आपको ए भी दिया होगा, एक्स भी दिया होगा, बी भी दिया होगा, आप ये वाई निकालेंगे इनटू एक्स करके टोटल टाइम निकालेंगे। ठीक है, टोटल टाइम ड्यूरिंग लर्निंग फेज। इधर भी सेम छापा है। वो आते हैं बाद में, पहले एक एग्जांपल कर लें जरा, छोटी सी एक एग्जांपल करें। अगर मैं आपसे कहता हूं टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट जो है 20 घंटे है, किसी चीज को बनाने का टाइम, बड़ी चीज ही होगी जैसे गाड़ी है या इस तरह का है, या कोई किचन है उसको सेट करना है, टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट 20 घंटे। इंडेक्स ऑफ लर्निंग बी मैंने आपको दे दिया। बस इतना ही। और मैं फिक्रा लिख देता हूँ, लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट 20 यूनिट्स। यहां से पता चलेगा यूनिट वाइज लर्निंग है। ऊपर वाला ये टाइम कई दफा धोखे में दे देता है वो पर यूनिट। इसके बाद लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। जी। तो मेरी रिक्वायरमेंट आपसे ये है, टोटल टाइम निकालें ड्यूरिंग लर्निंग फेज। इफ workers have
प्रोड्यूस्ड 8 यूनिट्स। फर्स्ट 8 यूनिट्स। फर्स्ट 8 का मतलब होता है पहले से 8वें तक। वर्कर्स हैव प्रोड्यूस्ड फर्स्ट 14 यूनिट्स। फर्स्ट 8 का मतलब है 1 से 8 तक वर्कर बना ले। अब 1 से 14 तक ये क्यूमुलेटिव यूनिट्स हैं। यूनिट्स है, यूनिट नहीं। आगे फर्स्ट 20 यूनिट्स मैंने दिए ही क्यूमुलेटिव हैं। बस जहां तक लर्निंग है उसके बाद नहीं मांगेगा। ये तो मैंने प्रैक्टिस करानी है, आप डायरेक्ट 20 तक आ सकते हैं। चलो करो 3 दफा सवाल। टोटल टाइम निकालना है ये फॉर्मूले से। ये हाँ जी, तो टोटल टाइम टोटल लेबर आवर्स मांगे मैंने। हाँ जी, क्या है? फर्स्ट 8 यूनिट्स के लर्निंग में ही है। फर्स्ट 8 यूनिट्स पे तो ये फॉर्मूला लगा दें। y इज इक्वल टू ए। ए कितना था? ए कितना था? पहले यूनिट का टाइम है 20, मल्टीप्लाइड बाय एक्स में लिखो जी 8 यूनिट्स। ये सॉल्व करोगे तो एवरेज टाइम पर यूनिट आएगा इनटू 8 यूनिट्स। मैंने टोटल टाइम मांगा है, क्या आता है? टोटल टाइम बताना है। कैलकुलेटर पे निकाल के जो भी आता है ये ब्रैकेट के अंदर 20 × 8 पर जो भी आता है वो 1 यूनिट का टाइम होगा एवरेज इनटू। तो 137.18 टोटल लेबर आवर्स ड्यूरिंग लर्निंग फेज। इसको राउंड नहीं करना। अच्छा, फर्स्ट 8 का मतलब है पहले से 8 तक। उसके बाद फर्स्ट 14 यूनिट्स पे दोबारा फॉर्मूला लगाना है। ओह सॉरी, 8 नहीं लेने। यूनिट हर दफ़ा चेंज होंगे जब भी ये फॉर्मूला अगर लगाना है तो। इनटू 14 यूनिट्स। हाँ जी, 230.33। अच्छा जी, 20 यूनिट्स के लिए अगर करना है। हाँ जी, क्या आंसर आता है बच्चे? ये लेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है, ये जितना मैंने फॉर्मूला लगाया है इससे आप ड्यूरिंग लर्निंग फेज का टाइम निकाल लेंगे टोटल। अब अगर आपसे को पूछे
कि ये जो 320 घंटे हैं इसमें कितने यूनिट्स का टाइम है, तो आप कहेंगे पहले का, दूसरे का, तीसरे का, इस तरह मिला के ये टोटल 20 यूनिट्स तक का इकट्ठा टाइम है। ये कितने का है, ये कितने का है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह मिला के मेरा ख्याल है ये 14 यूनिट्स तक का टाइम है सबका टोटल, 1 से 14। और ये जो जवाब आया हुआ है, यानी पहले वाला सब में शामिल है, पहले से लेकर 8वें यूनिट्स तक का। ठीक है, ये बात याद रखनी है। चलें, आज बस इतना ही कर पाएंगे, टाइम खत्म हो गया है, तो बाकी कल अभी करेंगे फिर। ठीक है, लर्निंग कब ये करना है कल, तो आधा काम हो गया आपका। जिसको ये समझ आ गया है, इधर तो सिर्फ मैंने नाम ही चेंज करने हैं, फॉर्मूला यही रहना है, ये नोटेशन का नाम सिर्फ चेंज होना है, बाकी फॉर्मूला यही है, छापा है, बस नाम थोड़ा सा चेंज होना है। तो ये आपने ड्यूरिंग लर्निंग फेज का निकालना सीखा है, ये तीनों नहीं करने, एक करना होता है कोई, मैंने तो प्रैक्टिस के लिए 3 दफा कराया है। अगर आपकी लर्निंग 20 यूनिट पे स्टॉप हो रही है ना, तो आपने 20 से आगे नहीं जाना। ये फॉर्मूला 20 से आगे नहीं लग सकता, ये 20 तक के लिए लग सकता है मैक्सिमम। मैंने तो बार बार ऐसी प्रैक्टिस करानी थी, ये फॉर्मूला 25 के लिए नहीं लगा सकता मैं, क्यों, लर्निंग की 20 पे खत्म हो रही है, तो फॉर्मूला 20 तक के लिए, ये मैंने ऊपर हेडिंग दी है। ये फॉर्मूला किसका है, ड्यूरिंग लर्निंग फेज है, जब लर्निंग फेज रुक जाता है फिर ये फॉर्मूला नहीं लगना। चलें, बाकी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।